जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको दे रहे हैं हम 100 दिन के ऐसे 100 रोजगार के बारे में वो जानकारी, वो नोटिफिकेशन की चर्चा जो आपको सरकारी दफ्तर का दरवाजा दिखाएगी और वहां पर बिठाएगी भी। तो आज करते हैं बात सबसे महत्वपूर्ण और कमाल की राजस्थान की ऐसी वैकेंसी जो सबसे लाइमलाइटेड है, यानी अभी की जो बात की जाए तो सबसे गर्म हवाएं आ रही है वो राजस्थान की वैकेंसी को लेके आ रही है। और वैकेंसी है राजस्थान में 2025 की, और 52,000 वैकेंसी, यानी करीबन 52,000 वैकेंसी के साथ एक सैलाब आया है। और वो है चतुर्थ श्रेणी का, यानी कि आपको बताऊं मैं, फोर्थ ग्रेड के लिए वो सारी वैकेंसीज है। सबसे पहला सवाल उठता है, क्या फोर्थ ग्रेड का मतलब यह होता है कि झाड़ू पोछे मारने वाले लोग होते हैं? तो मैं आपको जानकारी पहले ही बता दूं, वो फोर्थ ग्रेड का मतलब ये होता है कि वो लोग प्रशासनिक जो सेवक होते हैं उनकी सहायता करते हैं, सहायक होते हैं वो। यानी कि जितने सारे प्रशासनिक लोग होते हैं उनकी सहायता करने का काम कौन करते हैं? वो सारे के सारे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी बैक ऑफिस का काम होता है, वो सारा का सारा कौन करते हैं? वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी करते हैं। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की वैकेंसी 52,400 के पद के करीबन करीबन है। नंबर 2, इसके अलावा कोई सवाल ये होता है कि क्या इसमें क्या इंटरव्यू वगैरह होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू वगैरह का अभी कोई प्रोसेस आया नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। ये बहुत ही कमाल की बात है। और नोटिफिकेशन आ चुका है तो ये फॉर्म भी भरने होंगे, वो लाजमी होंगे। लेकिन वो किस तरह से भरे जाएंगे ये सारे डिटेल मैं आपको अभी की अभी बता देता हूँ। लेकिन आपके लिए मैं जानकर ये बता दूं, अगर आपने 10वीं पार कर चुके हो और आपके 10वीं में पार करने के बाद, यानी आपने बाद में 12वीं भी हो या ग्रेजुएट हो, तब भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही सुनहरा मौका है राजस्थान की सरकार का हिस्सा होने के लिए। खैर, समय को जाया नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं। राजस्थान के इस नोटिफिकेशन पर जो आ चुका है, एक एक करके सारी बातें पढ़ते हैं। आइए इस नोटिफिकेशन को पढ़िए और जानते हैं इसके बारे में। कई सवाल होंगे जिसके जवाब मैं इन चीज़ों के एक एक करके पढ़ते खोलता रहूँगा, और शायद वो पढ़ते आपके साथ काम करेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। यह है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का ये नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को क्या कहता है? ये सीधा सीधा कहता है, राजस्थान के चतुर्थ 1999 के नियम के आधारित संशोधित किया गया। इस नियम के आधारित है क्या? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिसकी है क्या, गैर अनुसूचित क्षेत्र है, उसमें है कितने? 46,931 वैकेंसीज है। और जो अनुसूचित क्षेत्र है जो है 5522 वैकेंसी है। टोटल मिला के बोला जाए तो ये 52,453 वैकेंसी है। कमाल की वैकेंसी है, कमाल का नंबर और बेहतरीन नंबर है। अब सवाल उठता है कि यहां पर गैर अनुसूचित के अलावा अनुसूचित क्षेत्र वाले कौन से क्षेत्र होते हैं? वो क्षेत्र जो एक्चुअल में क्या है, अनुसूचित जातियों के साथ बने हुए हैं, उन लोगों के लिए बताया गया है, ताकि और वो लोग तरक्की करें। इन लोगों के लिए अलग से ये प्रावधान रखा है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या किया गया, अनुसूचित क्षेत्र में रखा गया है। बाकी 46,931 सही आंकड़े आपको दिख रहे हैं। ये वैकेंसी है वो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। और इसके अलावा बात आता हूं, ये वैकेंसी है पैन इंडिया, यानी पूरे भारत में लोग भर सकते हैं, बशर्ते कंडीशंस आती है। वो कंडीशंस मैं आपके साथ साझा करूंगा अभी के अभी। लेकिन बढ़ते हैं इसके लिए। ये जो आवेदन है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आने वाले वैकेंसी है। मैं आपको डेट वगैरह सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ ये आवेदन किया जाएगा एसएसओ आईडी के थ्रू। एसएसओ आईडी आप जनरेट कर सकते हो अपने ओटीपी के साथ। राजस्थान की जितनी वैकेंसीज आती है एसएसओ आईडी के थ्रू आ सकती है। और इसके अलावा आप ये जो सहायता ले सकते हो वो ई मित्र पे बैठे हुए उस व्यक्तियों से ले सकते हो जो आपकी हेल्प करेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ये एप्लीकेशन फॉर्म आया, अभी नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन इसके बाद की कहानी बताता हूं। इसकी बाद की कहानी ये कहता है कि इसका जो भारत में अगर बात की जाए, पूरे भारत में आप भर सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि वो राजस्थान के लिए बताऊं तो आरक्षण के कंडीशंस है जो मैं आपके साथ साझा करता हूं। और कंडीशंस इस तरह से है क्या है, लेकिन पहले तो मैं बता दूं उसके लिए मूल निवास आपके पास में क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। डिजी लॉकर में 10वीं की मार्कशीट हो, अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के साथ पुष्टि कर दीजिए एसएसओ आईडी पर, आपका काम हो जाएगा। चलिए, इस फॉर्म के साथ साथ मैं और चीज बताता हूं आपको, बहुत ही कमाल की चीज है। ये फॉर्म जब भरा जाएगा तो आपको याद रखना, इस फॉर्म भरते ही आपको ये जो मेरी जो पहली बात और कमाल की बात ये है कि एप्लीकेशन जब भी आप भरोगे
तो उसकी एप्लीकेशन की एक आईडी जनरेट होगी। अगर ये आईडी जनरेट हो जाती है तो इसका मतलब आपका फॉर्म भर लिया गया है। अगर ये चीज अगर जनरेट नहीं होती है तो इसका मतलब आपका फॉर्म अभी तक भरा नहीं गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एप्लीकेशन आईडी आपके पास दिए गए मोबाइल नंबर पर और दी गई वेरीफाइड ईमेल आईडी पर आएगी। और वेरिफिकेशन दोनों होंगे, किसके? मोबाइल का भी वेरिफिकेशन होगा और मेल का भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं, जिस तरह से मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा, जब अप्लाई करते हो तो उसमें एप्लीकेशन की कोई फीस होती है। वो फीस मैं आपको जाहिर करता हूं। क्या? अगर आप किसमें जनरल कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपको कितने रुपए पे करने होंगे? 600 रुपये आपके फॉर्म के देने होंगे। अगर जनरल कैटेगरी के अलावा अगर आप कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपको कितने देने होंगे? 400 रुपीज आपको पे करने होंगे। इसके अलावा बात की जाए समस्त और बाकी जो लोग हैं, दिव्यांगजन है, बाकी और सब मान लीजिए सारे के सारे कैटेगरी के लोग हैं जिसमें दिव्यांगजन भी आते हैं, उनके लिए भी कितने हैं? 400 रुपये आपको पे करना होगा। तो ओवरऑल बात क्या है? जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 600 रुपये, बाकी सब के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क रहेगा। किसका? 4th ग्रेड सरकारी नौकरी के कर्मचारी के लिए जो आवेदन कर रहे हो उसके लिए। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनको आरक्षण भी दिया गया है और आरक्षण में भी ये बताया गया है किसको कितना आरक्षण मिलेगा और किस कैटेगरी के अलावा यह भी बोला गया है किस जेंडर को क्या क्या मिलेगा। इतने इस कैटेगराइज करा गया इस फॉर्म में। इस फॉर्म में सारी डिटेल दी गई है, सारे पदों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये फॉर्म के जो है पीडीएफ है, हम आपको लिंक के थ्रू इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे, आप सीधा डायरेक्ट ले सकते हो। अदरवाइज फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन में मिल जाएगा, आप वो भी ले सकते हो। इसके अलावा बोला गया क्षैतिज यानी इस कैटेगरी में जो है अनुसूचित क्षेत्र के लोग हैं उसके लिए कैटेगरी में जो बोला गया है इसको भी बताया गया है। यहाँ पर जो आपके दृष्टिहीन है, मूक बधिर है, अस्थि विकृत है, इन सब को भी कैटेगराइज करके वैकेंसी बताई गई है। इसके अलावा मैंने बोला था क्या 2 तरह की वैकेंसी है। क्या बोला था? एक जो बात बोली थी मैंने, कौन से वाली? गैर अनुसूचित क्षेत्र और एक अनुसूचित क्षेत्र। तो अनुसूचित क्षेत्र को भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है और यह इस तरह से है। इसके अलावा बचा हुआ इसका सौदा है ये, फिर ये बचता है वो क्या बोला जाता है, जिसको दिव्यांगजन है उन लोगों के लिए भी ये सारा कैटेगराइज करके यहाँ पर रख रखा है। अब बात सुनिए, इसके अलावा क्या बोला गया है, गैर अनुसूचित सब चीजों के बोल तो ये चीजें, लेकिन वो कहता है कि इन सब के लिए आपको क्या चाहिए, सारा का सारा सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन वो ये जरूर बताया राजस्थान में आर्थिक कमजोर वाले ईडब्ल्यूएस की आरक्षित पदोपत्र है ना, वो उपलब्ध नहीं होने के कारण पदों को निम्न से सामान्य, इसमें बताया गया सारी चीजों को अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है। और इस कैटेगरी के साथ साथ में एक कमाल की चीज मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये जो वैकेंसी आपको दिख रही है इसके आरक्षण के अलग अलग रूप है। जैसे कि मान लीजिए कैसे, एक ऐसा व्यक्ति हो जिसमें आपने सर्विस कर रखी है सरकारी, लेकिन आपके सरकारी के साथ एनओसी तो आपकी जरूरत तो है ही है। इसके अलावा बोला गया है अगर आप किसी गैर और मान लीजिए कहीं और भी जगह काम कर रखा है तो हर एक चीज की अलग अलग आरक्षण के मापदंड दिए गए हैं। मापदंड को विस्तार से तो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा इसमें दिए गए नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हो, हम जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं उसमें से, क्योंकि अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कोई एक्स सर्विसमैन है तो वो अपना पड़ेगा, किसी ने खेल कूद में भाग लिया वो अपना पड़ेगा, किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरी के लोगों की जरूरत के अनुसार आरक्षण को दिखाया गया है और उसके लिए रखा भी गया है। खैर इसके अलावा बढ़ते हैं आगे, क्या ये सब चीजें, इसके अलावा ये सारा चीज वही वापिस है। देखिए मैंने बताया था उत्कर्ष खिलाड़ी के लिए सारा चीज होते हैं, ये सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया गया, अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है। इसके अलावा मैं आपको चीज बता दूं, ये सब वही चीज है, मैंने कहा ना स्कूल का गेम है, इंडियन ओलंपिक्स है, सब चीजों में भाग लिया है उसका ही, ये सब चीजें वही है। मुद्दे पे आता हूं एक और, हाँ ये दिव्यांगजनों के लिए भी सर्टिफिकेट के राजस्थान के लिए बताया गया है। ये इस तरह से आपकी सारी फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी होगी तब जाके ये माना जाएगा ये ब्लाइंड है या फिर वो क्या हुआ है आपके पास पूर्णतः ब्लाइंड है। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा सारी ये कंडीशन अभी तक मिटी नहीं है, सारी की सारी चल रही है। वेतनमान की बात कर लेता हूँ। अब आया मुद्दे पर, यानी कि हर व्यक्ति काम करता है लेकिन काम के लिए उसके लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए, उसकी एक तनख्वाह चाहिए, उसको सम्मान के साथ साथ क्या मिलना चाहिए, धन होना चाहिए।
और धन के लिए मैं बता दूं आपको, ये चतुर्थ श्रेणी का मतलब होता है उसी कर्मचारी को कौन सा, मैट्रिक्स लेवल वन के अकॉर्डिंग पैसे मिलेंगे, यानी कि 18,000 से शुरुआत होती है। और इसके अलावा आपको चीज बता दूं, इसके अलावा जो राजस्थान सरकार की फैसिलिटीज होती है वो सारी की सारी आपको मुहैया कराई जाएगी। 18,000 से शुरुआत है और आगे ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और समय समय के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है, पद के अनुसार बढ़ती जाती है। इस तरह से ये चीजें बढ़ती जाती है। सवाल यहाँ पर होता है, क्या आगे जाकर ये 4th ग्रेड के कर्मचारी बढ़ सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपने ओहदे को बढ़ा सकते हैं? हाँ, वो बढ़ा सकते हैं। मैं साफ साफ बोलूंगा, यस बढ़ा सकते हैं, लेकिन शर्त लगती है। क्या टाइम लगता है? कम से कम 5 से 7 ईयर तक लगते हैं हम उसमें काम करने के लिए। और यहाँ काम आता है दोस्तों क्या, अगर आपने 10वीं पढ़ रखा है तो ठीक है, इसके अलावा आपने 12th और ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपने डिग्रियां ले रखी है, वो डिग्रियां आपका यहाँ साथ देती है। कब? जब 5 से 7 साल बाद में आपका प्रमोशन होता है, उस वक्त आपकी डिग्रियां बताती है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है उस पद को लेने की। यानी कई बार कई एलडीसी बनते हैं, कोई यूडीसी बनते हैं। वो कब बनते हैं? जब उसका समय लेते हैं और समय के बाद आपके सर्टिफिकेट भी साथ देते हैं। खैर, इसके अलावा क्या बोला गया है? शैक्षणिक योग्यता, एक बहुत कमाल की चीज बोला गया है। शैक्षणिक योग्यता मैंने क्या बोला था? 10th पास चाहिए उनकी। क्या चाहिए उनको? 10th पास चाहिए। 10वीं पास के पास, मैट्रिक्स की आपके पास में, अगर आपके पास में क्या हो, सर्टिफिकेट हो, तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हो और आप ही के लिए ये चीज बनाई गई है। खैर, इसके अलावा बात क्या बोला गया है? इसमें साक्षात्कार बोला गया है कि साक्षात्कार मतलब इसके टेंटेटिव है वैसे तो, लेकिन इस फॉर्म में क्लियरली किसी ने नहीं बोला कि इंटरव्यू होगा, लेकिन वो बोला जाता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जब वो नोटिफिकेशन आएगा तब तय करेंगे, और वो भी आपको तब बताएंगे जब आएगा। कब? जब मेन नोटिफिकेशन आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, तब की बात हो रही है। अन्य योग्यता में बोला गया है कि वो मेडिकली फिट होना चाहिए और करेक्टली, यानी चरित्र के तौर पर और वो स्वास्थ्य के तौर पर, वो दोनों फिट होना चाहिए। दोनों की आपको क्या मेडिकल रिपोर्ट मांगा जाएगा या कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा? किससे? नजदीकी पुलिस थाने से आपको ये मांगा जाएगा, यानी कि आपके पास कोई FIR, कोई केस अगर वह इस तरह से ना हो। इसके अलावा वो भारत का नागरिक हो, नेपाल का भी हो, भूटान का भी हो, अगर वो कहीं तिब्बत से भी आया हो 1962 से पहले, और वो सिर्फ रहने के लिए आया हो, तो भाई वो वैलिड है यहाँ पर। खैर, ये बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा बात करते हैं एज। बहुत ही कमाल का फैक्टर है ये, लोगों के पास दिमाग में आता है कैसे। हर बार कोई आदमी सोचता है मेरी एज 25 साल हो गई है, 26 साल हो गई है, 30 साल हो गई है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? क्या मैं अभी भी इसमें मेरी बात बची है? तो मैं जवाब देता हूँ हाँ। ये जो डेट है ना, वो 1/1/2026 से कंसिडर की जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। 1/1/2026 से वो करी जाएगी। और इस 1/1/2026 की बात करूं तो वो क्या होगा, 18 साल उसकी मिनिमम होना चाहिए, और टोटल 40 साल होती है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होने चाहिए। ये कितनी होगी, 18 साल मिनिमम और 40 साल मैक्सिमम होने चाहिए। और अंत में एक चीज बताऊंगा जो बहुत ही कमाल की है, वो वीडियो की इतनी शानदार चीज बताऊंगा जो इसका समाधान निकाल देगी हर एक चीज का। तो बने रहिएगा, सुनिए मेरी बात। 18 साल और 40 साल है, इसके साथ साथ उनके जो अगर कोई भी अगर रिजर्वेशन का कोटा लगता है, उनकी छूट अलग अलग टाइप की मिलेगी। अलग अलग छूट के मतलब होता है, कोई किसी तरह से एक्स सर्विसमैन है उनको छूट मिलेगी, कोई अगर SC कैटेगरी का है तो SC ST OBC सब लोगों के लिए वो अलग अलग है, क्या है, छूट है। वो छूट का अगर मापदंड देखा जाए तो डिटेल में यहाँ पर दिया गया है सब कुछ। इसके अलावा क्या बोला गया है, इसके अलावा जो पंजीयन है इसके बारे में पेंशन की बात करता है, बहुत ही कमाल की बात करता है पेंशन। ये पेंशन होती है, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाता है कि पैन इंडिया की जॉब है, पूरे भारत की जॉब है, तो क्या ये भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पेंशन मिलेगी? नहीं, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे कि ये राजस्थान की ही वैकेंसी है तो राजस्थान का ही पेंशन स्कीम लगेगी। किसकी लगेगी? राजस्थान की पेंशन स्कीम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये काम होगा, उसी तरह से वो मापदंड दिया जाएगा। विवाह पंजीयन का एक बिंदु है, उस बिंदु को बहुत समझदारी के साथ पढ़िएगा। वो बिंदु ये कहता है कि अगर आपने शादी कर रखी है तो आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट का चाहिए। इवन इसके साथ क्यों किया गया, क्योंकि आपने एक की बजाय अगर 2 शादी, एक पुरुष ने 2 महिलाओं से शादी कर रखी है और बगैर कोई कारण है, तो आपके पास आरक्षण का कोई भी चीजें नहीं बचेगी, कोई भी तरीका नहीं बचेगा। वो सेम रूल आपके पास फीमेल पे लगता है। अगर वो फीमेल ने किसी पुरुष के साथ, उस पुरुष के साथ शादी कर रखी है जिसने ऑलरेडी शादी कर रखी है,
तो उसके लिए वो मापदंड चालू होगा, ये इसके लिए मांगा गया है। पंजीयन शुल्क की अगर बात की जाए तो क्या, ये कमाल की चीज और बताता हूं यहाँ पर, ये बात नोट कर लो, लिख लो, बहुत ही शानदार है। क्या, जब रजिस्ट्रेशन होगा, आप ये बताओगे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन तो आ गया लेकिन रजिस्ट्रेशन कब होगा ऑनलाइन, तब मैं बताता हूं क्या, 21, नोट करो ये बात जरूर, 21/3/2025 को शुरुआत होगी और कब, 19/4/2025 को रात की 12 बजे जाके ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा। ये फॉर्म भरने की डेट है, यहां से लेकर यहां तक चूकना मत, भर देना, और पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन आपके पास ये मौका है 2025 में सरकारी दफ्तर में बैठने का। खैर, ये डेट ये आपको लिख दिया होगा, याद रखना इस डेट का। इसके अलावा बताया गया है क्या, और सब चीज बढ़िया बताता हूं, शानदार। क्या, एक जो ये एग्जाम होगा सीबीटी बेस होगा, टीबीटी बेस होगा यानी टेबलेट बेस्ड होगा, या फिर ओएमआर बेस्ड होगा। समझ गए मेरी बात, यानी पेपर लेने के 3 तरीके, एक तो एक कंप्यूटर बेस्ड होगा, एक होता है टेबलेट बेस्ड होता है, और तीसरा होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ओएमआर बेस्ड होता है। इन तीनों के ही बताया जाता है, सरकार के पास में राइट्स है, वो क्या है, किसके पास में, इसके राइट्स है वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास में। किसके पास में, राजस्थान गवर्नमेंट के पास में, और राजस्थान गवर्नमेंट ही इसे तय करेगी कि किसका क्या होगा और किस में आपको एग्जाम लिया जाएगा। खैर, इसके अलावा प्रवेश पत्र होगा, जो प्रवेश पत्र होगा आपका, वो प्रवेश पत्र आपका होगा कब, एसएसओ आईडी के थ्रू आपको मिलेगा। कोई कॉल लेटर घर पे नहीं आएगा, कोई प्रिंटेड कॉपी नहीं आएगी, आपको खुद को ही करानी पड़ेगी, याद रखना इस बात को। इसके अलावा क्या हुआ, जिन लोगों के सरकारी नौकरी है और उसके बाद वो अप्लाई करना चाहता है और वो नौकरी लेना चाहता है, तो एनओसी आपको लेनी ही पड़ेगी किसी सरकारी दफ्तर से जहां से आप काम कर रहे हो। जैसे आप सरकारी किसी बैंक में काम कर रहे हो और आपको लगता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, तो आपको बैंक से एनओसी लेटर लेना पड़ेगा, वो जाके ही सबमिट करवाना पड़ेगा। हाँ, नियुक्ति की जो अयोग्यता है उसके बाद वो बताया गया, अयोग्यता मैंने बता दिया, जो पुरुष है जो 2 महिलाओं के साथ शादी कर रखी है वो अयोग्य माना जाएगा, जो महिला है वो एक पुरुष के शादी कर रहे हैं जिसके पहले ऑलरेडी है। आप ये पूछोगे क्या सच में ऐसा होता है, तो फिर बचेंगे कैसे, तो उसका बचाव ये है कि उसका एक वैलिड रीजन चाहिए उनको दूसरी शादी करने का। जैसे कई बार एग्जाम्पल तौर पर मान लो एक व्यक्ति 2 लड़कियों से शादी कर रहा है, एक व्यक्ति मान लो अपना परिवार को नहीं बढ़ा पा रहे हैं कुछ से, तो वो किसी तरह से कोई कंडीशन ऐसी आ गई तो वो क्या करें, दूसरी शादी कर रहे हैं, वो रजामंदी के साथ में, तब जाके उस वैलिड रीजन के कारण ही आपको क्या दिया जाएगा, योग्य ठहराया जाएगा। बाकी रही बात इन चीज़ों के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप एसएसओ आईडी के थ्रू ही करोगे और वो राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप करने के लिए ई मित्र वाले का सहायता ले सकते हो, ये आपके लिए रामबाण इलाज साबित होगा। खैर, इसके आवेदन के बाद में बताया गया, देखो इसमें राजस्थान में www.rssb.rajasthan.gov, ये आपको मेल आईडी है, आपको सॉरी मेल आईडी क्या बोलते हो, वेबसाइट है, उस वेबसाइट को हम लिंक में भी डाल देंगे आपके। देखो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ये अमूमन आपके लिए बहुत ही नॉर्मल टर्म है आजकल, क्योंकि आपने बहुत सारे यूज कर रहे होंगे। अगर फिर भी आपके टर्म्स में दिक्कत आती है तो आप ई मित्र वाले की सहायता कर सकते हो, या फिर आजू बाजू में कोई भी बेसिक कंप्यूटर को जानता है उसको बोलोगे तो वो सहायता कर देगा, बशर्ते आपको अपना फॉर्म अपने ही सामने भरना चाहिए, किसी और के सामने नहीं भरना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ बैठे हो और आपके पापा आपके फॉर्म भर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो फॉर्म गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप खुद बैठोगे तो कई चीज़ें साफ सुथरी सही लिखा पाओगे, क्योंकि एक बार गलती हो जाती है तो फिर वो आगे तक गलती ही गलती जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको ओटीपी वगैरह सब कुछ है ना, आपका जैसे आधार कार्ड का लिंक करवाएंगे, ओटीपी लेंगे तो आपके पापा और मम्मी का नाम भी वेरीफाई करा जाएगा, जन आधार को भी वेरीफाई करा जाएगा। तो इस वजह से आपको नंबर, नाम सब कुछ अपने अकॉर्डिंग अपनी आंखों के सामने करना चाहिए। खैर, इन चीज़ों का समय जाया नहीं करते हुए बताते हैं, ये सब चीज़ें बताया गया। बाकी आपकी परीक्षा के अंदर बताया गया क्या, एक और अच्छी बात बोली क्या, अगर कोई पेपर देने के बाद आपको ओएमआर सीट जारी हो जाएगी, ओएमआर सीट जारी होने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ मुझे डाउट है उस पर, क्वेश्चन पर आपत्ति है मुझे, तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपया पर आपत्ति होगा। कितना रुपया, 100 रुपया पर आपत्ति, यानी कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, आप डाउट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि एक सवाल पर डाउट किया तो 100 रुपया, 5 सवाल पर किया तो कितना रुपये हो गया, 500 रुपया। लेकिन वो डाउट आपका पहले उसमें बताया जाएगा, उस दौरान तक 1 माह तक
आप उसमें कर सकते हो। उसके बाद पुराना होगा तो फिर आपको नहीं कंसिडर किया जाएगा। आवेदन के लिए आपको संशोधन करने का टाइम भी आपके पास मिलेगा, OTR पेज खुलेगा, उसमें भी आप भर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, इसमें हस्ताक्षर वगैरह सब कुछ। आप अगर गलती लगी और सरकार जो आपको ले रहे हैं, आपको फॉर्म भर रहे हैं, उनको भी लगा कि आपकी सिग्नेचर ठीक नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, तो वो करेक्शन का आपको विंडो खोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हैं ऑनलाइन आवेदन के, आपको वापस वो प्रचारित कर सकते हो आप श्रुति लेखन के लिए। हाँ, एक बात और है, अगर आपको सुनाई कम दे रहा, दिखाई दे नहीं दे रहा, तो आपको क्या कर सकते हो, उसके लिए आपके साथ में एक आपको दिया जाएगा जो लिख सकता है। शर्त यह है कि आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा पहले। जैसे ही आप होता है तो आपको सुनाने लिखने वाला मिलता है उसको, तो वो लिखने वाला आपको मिल जाएगा, ये भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। और अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र होंगे, वो सारे शैक्षणिक योग्यता के अनुसार सारे के सारे देने पड़ेंगे। और इसके अलावा सारे मापदंड को आधार दिया गया है। और बाकी सब चीज़ें, शपथ पत्र वगैरह आखिरी में जो पॉइंट होता है, जब उस शपथ पत्र तक पहुंच जाते हो तो उसके लिए हम और वीडियो बना देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। सब चीज़ें बता देंगे, एक एक कॉलम के अनुसार क्या क्या कर सकते हो, आवेदन में क्या क्या होना चाहिए, कौन सा रूल होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें। आवेदन में अगर गलत सूचना करते हो तो भी इसके मापदंड दिया गया है कि अगर आप गलत सूचना देते हो तो आपको उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। उस कार्यवाही को सरकार अपना मापदंड दे रखा है, उसके भी नियम लेकर रखे हैं। मुद्दे पे आते हैं, पॉइंट पर आते हैं, इस बात के लिए कि इतना सब कुछ होगा, सरकारी नौकरी मुझे लेनी ही लेनी है, लेकिन शर्त यह है कि मुझे ये बताओ पढ़ना क्या होगा, क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा और कैसे पढ़ना होगा, उसका जवाब दीजिए। मैं बताता हूँ, मैंने कहा ना वीडियो के अंत में आपको तो बहुत कमाल की चीज़ बताऊंगा। वो यही चीज़ है कि आपको पढ़नी होगी सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, उसके बाद सामान्य ज्ञान में क्या क्या है, सामान्य ज्ञान में क्या है, भूगोल है वो राजस्थान का है, इतिहास कला वो संस्कृति है वो भी राजस्थान की है, भारतीय संविधान राजस्थान राज्य और विशेष संदर्भ में राजनीति का है वो भी सारा राजस्थान का है। सामान्य ज्ञान, समसामयिक यानी करंट अफेयर, और बेसिक कंप्यूटर और सामान्य गणित, यानी कि सामान्य ज्ञान में ये सब चीजें आती है और ये सामान्य गणित है। टोटल मिला के आपके पास कितने होंगे, 120 120 क्वेश्चंस होंगे। और आपके पास कितने घंटे होंगे, 2 आवर्स होंगे, 2 घंटे होंगे आपको 120 करने में। और 200 मार्क्स बताया गया है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट आएगी, मेरिट के आधार पर आपको क्या होगा, सिलेक्शन होगा। खैर, ये सब चीजें आपके पास में होंगे। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूछे जाए कैसे होंगे, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं लिख देता हूँ MCQs, यानी कि आपके ABCD वाले क्वेश्चन होंगे, वही सारे क्वेश्चन होंगे। इसी को अलग अलग भी दिया गया है, जैसे सामान्य हिंदी के 30 आएंगे, अंग्रेजी के 15 आएंगे, सामान्य ज्ञान के 50 आएंगे, मैथ के 25 आएंगे, ये सारी चीजें हैं। अब आप कहोगे कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन पेपर में क्या क्या कैसे कैसे आएगा, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। सामान्य ज्ञान में हिंदी में बात की जाए तो सारी की सारी व्याकरण आएगी, व्याकरण में सब कुछ ऐसा आएगा जो मतलब आप नॉर्मली जानते हो सब। और इसके अलावा कार्यालय में विज्ञप्ति वगैरह के उसके वास्ते सब कुछ इसी तरह से आपके काल, ये सारा ग्रामर का पार्ट है। व्याकरण का पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसके अलावा क्या कुछ होगा नहीं। अंग्रेजी भी वैसे ही है, जैसे मान लीजिए वही आपकी ग्रामर वाला पार्ट है। भूगोल है वो राजस्थान की सारी चीजें, झीलें वीले, लिंगानुपात, जल संसाधन, सब आपदा, आकार वकार, सब चीजें पूछा जाएगा राजस्थान का। और ज्योग्राफी के अलावा राजस्थान के इतिहास पूछा जाए तो यहाँ की कल्चर, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्ति, भाषा, साहित्य, संस्कृत, समाज, यानी राजस्थान का इतिहास पूछा जाएगा, जो अमूमन आपको पढ़ना ही होगा। इवन उसके साथ साथ में भारतीय संविधान के अधीन जो भी है पॉलिटिकल साइंस है, वो राजनीति विज्ञान के भी सारे क्वेश्चन होंगे, जो सब कुछ यहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, जिला प्रशासन, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना अधिकार नियम, सब आ जाएगा। इसके अलावा है सामान्य विज्ञान, जो आपके पास जनरल साइंस बोल देते हैं उसको, बॉडी संरचना, स्ट्रक्चर वगैरह इन चीज़ों में आएगा, जो आप जनरल साइंस नॉर्मली किसी भी किताब में पढ़ते हो या फिर यूट्यूब पे पढ़ते हो, सब चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको करंट अफेयर पर आएगा। करंट अफेयर बोले तो खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, दूसरों देशों से संबंध है, नई होने अभी घटना हुई है रिसेंट में, कौन कौन से औद्योगिक काम हो रहे हैं, कौन से चीज़ें ऐसी है जो टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं, साइंस में क्या बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें करंट अफेयर का काम होता है, जो डेली लाइफ में आप पढ़ते रहते हैं। और इसके अलावा आपके पास आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरनेट के बारे में, और इवन आपके छोटे किस्में कंप्यूटर के वैसे MS ऑफिस, एक्सेल, इन चीज़ों के बारे में सब चीज़ें आएंगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये सारा चीज़ आएगा।
इस गणित के अलावा बात की जाए तो गणित में वही चीज आएगा। हिंदी में बात करो तो महत्तम समापत्ति, लघुत्तम समापत्ति आएगा, औसत एवरेज बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभन हानि, परसेंटेज, इंटरेस्ट यानी ब्याज, वो सब चीजें आएंगे। नॉर्मल चीजें मैथ है जो एकदम बिल्कुल आप यूं मान के चलिए ये 8वीं और 10वीं की क्लासेस की जो आती है वैसे के वैसे मैथ है, और ज्यादा कोई ज्यादा लफड़ा है नहीं। लेकिन एक चीज जरूरी है इसमें, क्या पढ़ना होगा, मेहनत से पढ़ना होगा, हर रोज पढ़ना होगा और काफी मेहनत करके पढ़ना होगा। ये आपको अपने तरीके से काम करना होगा। इवन आप ये चाहते हो इन चीजों को और बेहतर हो तो आप अपना रूटीन बनाइए, उस रूटीन के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। आज से ही शुरुआत करिए, लेट मत करिए। फॉर्म भरा जाएगा, भरते टाइम भरा जाएगा, लेकिन आपको समय को जाया नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सलाह देता हूँ। बाकी इन चीजों के लिए सारी चीजें आपको बता दिया गया, बोर्ड की वेबसाइट यहाँ पर अवेलेबल है। इन सब चीजों की जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं क्या चीज, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपके 100 दिन के 100 रोजगार होंगे। तो आपको हर एक रोजगार में क्या पता हमारी एक पहल, एक मोटिवेशन, एक वीडियो उन कई लोगों को नौकरी दिला दे, तो हमारा वो जो मुद्दा है, जो हमारा मोटिव है वो सार्थक हो जाए, यही उम्मीद करते हैं। अगर ये वीडियो और एक डेटा आपको डिटेल सबको जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी जानकारी आप ही के रिश्तेदार या आप ही के नॉन व्यक्तियों को जानकारी हो, तो आप ये वीडियो साझा कर सकते हो, हम आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहीं भी आप ये पोस्ट कर सकते हो, इसका लिंक। बहुत बहुत शुक्रिया आप सुने। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे, और हम आपसे ये विदा लेते हैं ये कहते हुए कि एक नया वीडियो आएगा, नई बात होगी और नई सरकारी नौकरी के बारे में जिक्र होगा। तब तक के लिए आप ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।